वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। दोस्तों आज हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की एफकेट के रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आप चाहते हैं भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी 334 वैकेंसी हैं, आपकी 334 वैकेंसीज़ हैं, 334 यहाँ भर्तियाँ हैं आपकी एफकेट के थ्रू इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। पूरा वीडियो देखने के लिए एंड तक बने रहिए। देखिए यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है, हमारी जो रिक्रूटमेंट की बात हो रही है वो है आपका इंडियन एयरफोर्स के एफकेट के बारे में। देखिए ये आपका जो है एफकेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 334 वैकेंसी है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे, जो आपका रोजगार न्यूज़ होता है आपका, उसमें आप देखेंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपका आ चुका है कि एफकेट के थ्रू आपका फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी यानी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। यहाँ पे एनसीसी स्पेशल एंट्री भी है, आपकी मेट्रोलॉजी एंट्री भी है कोर्सेज के लिए, जो कि आपके जुलाई 2022 से स्टार्ट होंगे। तो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। डिटेल में इसके बारे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। देखिए एफकेट की जो एप्लीकेशन फ़ी वो आपकी 250 रुपीज़ है, 250 रुपये है सभी के लिए ही, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। पेमेंट करना है आपको, मोड रहेगा ऑनलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग कब से आवेदन कर सकते हो, कब से स्टार्ट कर सकते हो अप्लाई करने के लिए? आप 1 जून से अप्लाई कर सकते हो, 30 जून तक लास्ट डेट है। तो आपके पास केवल 30 डेज़ हैं इसको फिलअप करने के लिए, आप लोग कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट कल से है 1 जून से, आपका जो लास्ट डेट है आपका 30 जून है। यहाँ पे आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज आपकी देखिए आपकी 20 से लेकर 24 साल तक एज लिमिट रखी गई है। तो यहाँ पे आप 1998 से अगर 2022 के बीच अगर आप पैदा हुए हैं तो आप लोग इसे भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, वो भी आपको ये डेट इन्होंने स्पेसिफिक दे रखी है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 जनवरी से लेकर 1998 से 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2022 के बीच आप लोग पैदा हों। ठीक है, तो ये इन्होंने लिमिट दे रखी है, आपको उसको ध्यान रखना है। वो भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ये केवल जो आपकी जो एज लिमिट रखी है फ्लाइंग ब्रांच के लिए रखी है 20 से 24। अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी वाले, जो ग्राउंड ड्यूटी होती है उसमें आपका टेक्निकल होते हैं और नॉन टेक्निकल होते हैं, तो उसकी एज लिमिट आपकी 20 से लेकर 26 साल है। तो यहाँ पे थोड़ा इन्होंने 6 साल का रिलैक्सेशन दिया है, तो 20 से लेकर 26 साल तक आपकी एज लिमिट है। यहाँ पे तो आपकी मांगी गई है 2 जनवरी 1996 से आपकी 1 जनवरी 2002 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 2 जनवरी से लेकर आपकी 1 जनवरी 2002 तक होनी चाहिए। ठीक है, 1996 से लेकर 2002 तक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे एफकेट की जो एंट्री हो रही है, देखिए ध्यान रखिएगा, एफकेट की एंट्री जो हो रही है आपकी फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ग्राउंड ड्यूटी के लिए, टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल के लिए हो रही है। अब इसकी वैकेंसी कैसे हैं? फ्लाइंग ब्रांच की तो आपकी 96 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, 96 वैकेंसीज़ हैं। ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल है उनकी 137 वैकेंसीज़ है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 137 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। अगर हम इसकी बात करें आपकी फ्लाइंग की, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फ्लाइंग की 10% सीट आपकी जो फ्लाइंग की आपकी 96 है, और जनरल ड्यूटी टेक्निकल की आपकी 137 है, और जो जनरल ड्यूटी नॉन टेक्निकल की है उसकी 73 है। तो टोटल इस तरीके से आपकी भर्तियाँ निकाली गई हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे एनसीसी के थ्रू जो बच्चे जाएंगे, जो स्पेशल एंट्री होगी, उनके लिए फ्लाइंग में जो होगा आपकी 10% सीट रहेगी। ठीक है, आपको इधर 10% सीट आप लोगों की रहेगी उसमें, जो एनसीसी के थ्रू जाएंगे। मेट्रोलॉजी के थ्रू जो जाएंगे एंट्री होगी, जितनी मेट्रोलॉजी के होगी उसमें 28 वैकेंसी आपकी रखी गई है। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लाइंग के लिए 96, जनरल ड्यूटी के लिए आपकी टेक्निकल के लिए 137, नॉन टेक्निकल के लिए 73, और 10% सीटें यानी 10% सीट्स आर अवेलेबल फॉर आपकी एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए। जिन बच्चे एनसीसी लेते हैं अपने 9th 10th या 11th में लेते हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मीटरोलॉजी के लिए यहाँ पे 28 वैकेंसीज हैं। इस नोटिफिकेशन, इस रिक्रूटमेंट के थ्रू मैंने जितने भी इससे लिंक जुड़े हुए हैं मैंने सारे दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो मैंने दे दिया, ऑफिशियल वेबसाइट का भी दे दिया है, तो आप लोग सब चेक कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के आप मेरे इस वीडियो के देख लेना। अब बात करते हैं हम लोग की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए एफकेट के लिए। एफकेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए पहला जो क्राइटेरिया है सीधे तौर पे कि आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया से बिलोंग करते हो, ना कि बाहर से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तभी आप एलिजिबल।
मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एज के बारे में कि आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई करें तो 20 से लेकर 24 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करें तो 20 से 26 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, आपकी जो पढ़ाई में आपने क्या क्या किया हो। तो यहाँ पे आपको बता दें फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपने ग्रेजुएशन करा हो, कम से कम 3 साल का डिग्री कोर्स किया हो, और यहाँ पे आपने जो डिसिप्लिन हो उसमें जो भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है वहाँ पे आपने आपने कम से कम 60% मार्क्स आपने हासिल किए हो। समझ रहे हैं आप? जो आपकी जो ग्रेजुएशन, मान लीजिए आपने बीएससी करी है तो बीएससी में जो आपकी ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज बनी है, ओवरऑल ध्यान रखिएगा, ओवरऑल आपकी जो परसेंटेज बनी है 60% बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, 60% से आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। 59.7 जिसकी है वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 60 मांगी गई। इस चीज़ को ध्यान रखना है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इससे। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने जो 60% मार्क्स जो हासिल करे हैं वो आपके मैथ और फिजिक्स को मिला के होने चाहिए। 10th और 12th में भी आपके जो आपके मार्क्स होने चाहिए मैथ और फिजिक्स में आपके 60% आपके मार्क्स जरूर होने चाहिए। ठीक है, आपने जो 10th और 12th पास होने चाहिए उसमें मैथ और फिजिक्स आपने लिया हो। यानी कि आपने यहाँ पे ये मांगा गया है कि आपने 10th और 12th में, ठीक है, 10th जो और 12th में आपने खैर मैथ और आपने साइंस ली हो, मतलब आपने 12th में आपने साइंस ली हो, वो भी मैथ से आपने पढ़ा हो, पीसीएम से आपने पढ़ा हो, उस जिसमें आपका मैथ्स का सब्जेक्ट हो। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने 12th में हमारे जो हैं 60% से कम नंबर हैं तो हम यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से लिखा। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पे केवल ये मांगा गया है कि ग्रेजुएशन में आपके 60% होनी चाहिए। 60% केवल ग्रेजुएशन में होने चाहिए, 60% से ज़्यादा होने चाहिए, 60% में लिमिट रखी है। 12th में भले ही आपके 49% हो सकता है बच्चा बाद में पढ़ने लग गया हो तो ग्रेजुएशन में अच्छे खासे मार्क्स लाया हो, टॉपर बन गया हो, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखना आपने 12th ना आपने मैथ और फिजिक्स से पढ़ी हो, मैथ और फिजिक्स आपने जरूर पढ़े हो किसी भी हालत में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब यहाँ पे टेक्निकल ब्रांचेस जो हैं आपके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से, जिसे हम AEL बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल है। तो यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच यहाँ पे बहुत बेस्ट है। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने मांगा, इसके लिए मांगा है इन्होंने 4 साल की डिग्री, 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, और आपने एक क्लियर सेक्शन A और B का एग्ज़ाम आपने जो होता है एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो ये आपने पास किया हो। ठीक है, ये आपने करा हो। 4 साल का डिग्री इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, जो कि होता है क्लियर सेक्शन A और B एग्जामिनेशन जो होते हैं एसोसिएटेड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से, ठीक है, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से। जनरल ड्यूटी जो आपके टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए आपका, देखिए यहाँ पे जो आपकी जो एजुकेशन रखी गई है यहाँ पे इस तरीके से रखी गई है। देखिए यहाँ पे बहुत सी आपकी पोस्टें हैं, जैसे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक है, अकाउंट्स हैं, एजुकेशन है। तो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी बात देखिए वही मांगा गया, ग्रेजुएशन आपने 60% हासिल करे हो आपने, चाहे आप किस भी कैटेगरी के हो, SC ST OBC जिस भी कैटेगरी आपने 60% लाए हो उस, या फिर आपने BCom वाला भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, MBA वाला भी, MCA वाला भी, MA MSc इंग्लिश वाला, फिजिक्स मैथ्स वाला, मैथमेटिक्स। अब यहाँ से बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, सर यहाँ पे MA क्यों दे रखा है। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होता है 12th जो होते हैं PCM से पढ़ लेते हैं, पर बाद में उन्हें ख्याल आता है कि मेरे को तो IAS ऑफिसर बनना है, तो सिंपल सा अपना BA या MA करते हैं। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है, यहाँ पे उनको भी यहाँ पे दिया गया है कि MA वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, MCA वाले भी, MBA वाले भी। बस यहाँ पे ये मांगा गया है कि 10th में आपने साइंस ली हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखिए यहाँ पे हर जो भी मतलब ग्रेजुएशन किया हो बंदा किसी भी कैटेगरी से यहाँ पर अप्लाई कर सकता है इस कैटेगरी के लिए। तो कोई भी यहाँ पे कोई भी दे सकता है FCAT का यहाँ पे एग्ज़ाम, इस टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। यहाँ पे स्टैटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल स्टडीज, डिफेंस स्टडीज़, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिस्ट, पब्लिक रिलेशन और 50% के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैटर है, ये वो क्या है, देखिए यहाँ पे आप लोगों की जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत मैटर करती है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड मैटर करता है, क्या FCAT का होना चाहिए। देखिए इस तरीके से रखा है, देखिए आपकी यहाँ पे सबसे पहले हाइट मैटर करती है, आपकी लेग की लेंथ
मैटर करती है, आपकी जो थाई होती है उसकी लेंथ मैटर करती है, आपने सिटिंग है, सिटिंग मैटर करती है, सिटिंग की हाइट कितनी है, ठीक है, और सिटिंग में हाइट कितनी है, विज़न कितनी है आपकी, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं विज़न की। देखिए यहाँ पे विज़न के बारे में आपको बता दूँ तो यहाँ पे विज़न के लिए आपका जो फ्लाइंग ब्रांच है, देखिए आपकी फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका इस तरीके से रखा गया है, जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच है और टेक्निकल और जनरल ड्यूटी। देखिए यहाँ पे तीनों के लिए यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, जनरल ड्यूटी। तो यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल बारे में यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी वाले ब्रांच के बारे में बात करेंगे। तो पहला हम पैरामीटर यहाँ पे लेते हैं, पहला हमने पैरामीटर लिया है हमने हाइट का, ठीक है। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, देखिए अगर आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई करें तो 162.5 आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और टेक्निकल ब्रांच के लिए यहाँ पे कोई हाइट नहीं मांगी गई है, भले ही आप ड्वार्फ हो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पर जनरल ड्यूटी जो होती है उसके लिए 57.5, ठीक है, सेंटीमीटर मांगी गई है। 52.5 सेंटीमीटर रखी गई है आपके जो गोरखाज होते हैं और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो होते हैं, हमारे जो आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो होते हैं, ठीक है, वो लोग जो उत्तर पूर्वी रीजन के होते हैं, हिली एरियाज़ के होते हैं, लाइक उत्तराखंड के होते हैं, तो उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप उत्तराखंड के हैं या फिर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया के हैं, ठीक है, तो आप लोग 52.5 यहाँ पे आप लोगों की रखी गई है हाइट, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला आपको। 4 देखिए आप खुद देखिए 7.5 से अगर आप माइनस करेंगे 2.5 तो आपको मिल जाएगा पूरा 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिला है, जो गोरखास होते हैं और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के बच्चे हैं और जो उत्तराखंड के हैं, ठीक है। वहीं अगर लक्षद्वीप वालों को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है 155.5 का, जो 155 उनके लिए मांगी गई है केवल हाइट, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये तो आपका जो मिनिमम हाइट मांगी गई थी फ्लाइंग ब्रांच के लिए, सबके लिए, किसी भी, चाहे वो उत्तराखंड का हो कहीं का भी हो, ठीक है, 162.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। टेक्निकल ब्रांच में हाइट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उन्हें किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, उन्हें ना लेग से लेना देना, थाई से लेना देना, ना सिटिंग से, उन्हें किसी चीज़ से लेना देना नहीं है इस चीज़ में आपकी फिजिकल स्टैंड में। तो टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए आपका केवल हाइट मांगी गई है जनरल ड्यूटी वालों के लिए कि 157.5 होनी चाहिए, 152.5 आपकी जो उत्तराखंड गोरखाज हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन के उनके लिए, और 155.5 आपके लक्षद्वीप के लिए, ठीक है। इसके बाद जो आपकी लेग, थाई और सिटिंग, यहाँ पे कुछ नहीं मांगा गया है इनके लिए। बात कर लेते हैं वापस हम फ्लाइंग ब्रांच के लिए। फ्लाइंग ब्रांच के दोस्तों लेग की भी लेंथ बहुत मैटर करती है, क्योंकि फ्लाइंग ब्रांच बहुत मेन है, मेन पैरामीटर है, यहाँ पे मेन पोस्ट है, ठीक है। तो जो ये सबसे बड़ी पोस्ट है फ्लाइंग ब्रांच, तो इसके लिए सबसे लेग की लेंथ भी नापी गई कि मिनिमम 99 से लेकर मैक्सिमम जो 120 होनी चाहिए, ठीक है, 99 से लेकर 120 होनी चाहिए, 99 से लेकर 120 होनी चाहिए लेग की लेंथ। आपकी जो पैर है उनकी जो लंबाई होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। जो आपकी थाई है, थाई जो है आपकी जांघें जो है उनकी मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए 64 सेंटीमीटर तक चौड़े होने चाहिए वो। सिटिंग हाइट जो होनी चाहिए आपकी, सिटिंग हाइट आपकी मिनिमम 81.5 से लेकर मैक्सिमम 96 होनी चाहिए, और हाइट आपकी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो तभी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डिफेंस की जॉब है, अगर आपके ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए अगर ऊपर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए अगर मान लीजिए 163 हो रहा है तो आप जाहिर सी बात है अप्लाई, पर 162 पॉइंट आपकी 3 है, समझ रहे हैं, तो 161 है, तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाओगे, वहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका उसका बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो आपका विज़न की बात करें, आँखें, सर मेरी आँखें बहुत वीक है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए आँखें अगर आपकी वीक हैं, आप टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर लेकिन अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर, भैया आप प्लेन उड़ाओगे, कुछ फ्लाइंग, अगर आप फ्लाइंग में चले जाते हो, कुछ आपको समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो फ्लाइंग में जब रहेगा आपका 6x6 की आपकी रहेगी, 6x9 की रहेगा। आप अगर कुछ फ्लाइंग ऑफिसर बन जाते हो, आप जेट चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो आप क्या होगा, आपकी जो अगर आपकी आंखें ही सही नहीं होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है, विज़न आपका बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका रखा गया है। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, देखो इंडियन एयरफोर्स का जो रिक्रूटमेंट आपका कमीशन किया गया है आपका फ्लाइंग ऑफिसर जनरल ड्यूटी ग्राउंड ड्यूटी के लिए, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहता है एपकैट के थ्रू, आपका ये लोग लेते हैं सिलेक्शन ड्यूटी के लिए, जैसा आपका ग्राउंड ड्यूटी के लिए लेते हैं, फ्लाइंग ब्रांच के लिए लेते हैं, और जनरल ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए लेते हैं, तो आपका इस तरीके से आपका लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका जो होता है एपकैट के बारे में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस का एक आपका क्वेश्चन पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस का आपका ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर होता है, जैसे आपके बैंक के एग्जाम होते
होते हैं, जैसा आपको कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपको कुछ भी देते हो, गेट के एग्ज़ाम होते हैं, और आप तो आने वाले टाइम में ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होंगे जहाँ तक है, क्योंकि अब ऑफलाइन एग्ज़ाम बहुत कम ही होंगे। तो ये ऑनलाइन शुरू से ही ऑनलाइन है एफकेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वही है, आपका ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, आपका एप्टीट्यूड होता है, यही 4 चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखें, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मिलिट्री एप्टीट्यूड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके 2 स्टेजेज यहाँ पे होते हैं जनरल ड्यूटी वालों के, टेक्निकल ब्रांचेस वालों के लिए, जिसमें आपका स्टेज 1 रहता है, स्टेज 2 रहता है। स्टेज 1 में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और अदर टेस्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। और जो सेकंड स्टेज होता है उसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। तो काफ़ी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिपरेशन अच्छी तरह करनी पड़ेगी। अगर मैं फ्लाइंग ब्रांच की बात करूँ तो देखिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पे आपके पास एयरफोर्स का जो होता है कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट होता है, एफकेट जैसा होता है। तो ये एफकेट जो है बाकी सभी के लिए होता है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका ये रखा गया है 2 घंटे का ड्यूरेशन इसमें रखा गया है, मल्टीपल चॉइस का। सेम वही आएगा यहाँ पे भी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मिलिट्री एप्टीट्यूड, और यहाँ पे जो है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी साथ में होगा अदर टेस्ट के साथ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आपके चेक होंगे उसी तरह ही आपके ग्राउंड टेस्ट की तरह, और ग्रुप टेस्ट होगा आपका, इंटरव्यू, और CPSS होगा यहाँ पे। आप दोस्तों यहाँ पे ये जो है आपका नया है CPSS, कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम, ये आपको आना चाहिए। तो PABT आपका रखा गया है एडमिनिस्टर्ड टू एलिजिबल कैंडिडेट। देखिए यहाँ पे आपका जो है ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे होते हैं, जिसमें कोई भी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपका कुछ नहीं मांगा गया है, आपका बस ये है वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मिलिट्री एप्टीट्यूड सेम रहेगा, वही इंटेलिजेंस टेस्ट रहेगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट रहेगा, बाकी सेम उसकी तरह ही ग्रुप जो आपका ग्राउंड ड्यूटी वालों की तरह ही होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपका ग्रुप टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे केवल एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे सभी उसमें सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। सब में ही आपका वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड से पूछा जा रहा है, साइकोलॉजिकल टेस्ट सब में होगा और इंटेलिजेंस टेस्ट सब में होगा। तो यहाँ पे जो मेन है अपने फ्लाइंग वालों बच्चों के लिए, क्योंकि कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम ये आपका पूछा जा रहा है, और या फिर PABT आपका होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से रखा गया है। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में, देखिए मैं आपको टेबल के थ्रू समझाता हूँ सिंपल भाषा में। देखिए एफकेट का जो होगा आपका, उसमें सब्जेक्ट होंगे आपके कौन कौन से। देखिए जनरल अवेयरनेस होगा, सामान्य ज्ञान, वर्बल एबिलिटी, तर्क शक्ति जो होती है, और इंग्लिश होगी आपकी। इंग्लिश बहुत मैटर करती है दोस्तों, काफ़ी इसमें हार्ड इंग्लिश आती है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपकी काफ़ी आती है, कैट लेवल की आती है आपकी, ठीक है। तैयारी अच्छी तरह से कर लेना। रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसमें होता है। तो 2 घंटे का इसमें पेपर रहेगा आपका, 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के होंगे, तो उसमें से आपका बनेगा, समझ रहे हो। तो आप लोग अभी से ही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं अभी आपको प्रिपरेशन करने का थोड़ा तरीका ही बता दूंगा, इसमें आप लोग कैसे इसको क्लियर कर सकते हो। काफ़ी हार्ड एग्जाम है ये। और EKT जो कैंडिडेट अपनी चॉइस का भरेंगे, जो भी EKT होता है, जो टेक्निकल राउंड वाले बच्चे हैं, टेक्निकल बच्चे हैं, उनके लिए मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 45 मिनट का आपका समय दिया जाएगा, और 50 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से रखा गया। अब यहाँ पे इंग्लिश में पूछा क्या क्या जाता है। इंग्लिश में दोस्तों हर एग्जाम में वही पूछा जाता है, तो सब में पूछा जाता है और कुछ डिफरेंस नहीं है। आप अगर इंग्लिश की बात करें, देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग ये मान के मत चलिएगा कि आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो ना। मैं आपको बता दूँ, देखिए आपको इंग्लिश जो है आपको बैंक की करके जानी है, बैंक की प्रिपरेशन करनी है। जो MBA कैट वाले होते हैं बच्चे, उनकी इंग्लिश पढ़नी है अच्छी तरीके से। तो हाई फाई इंग्लिश यहाँ पे आती है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आपके ये नहीं है कि सिंपल आपके SSC की तरह नहीं आता है। थोड़ा SSC में थोड़ी सिंपल आती है ना, बैंकिंग में थोड़ी हार्ड आती है इंग्लिश, तो हार्ड वाली इंग्लिश आएगी। बहुत बच्चे इंग्लिश में ही फेल होते हैं। इडियम फ्रेजेस, आपके इडियम फ्रेजेस पूछे जाता है, पैराग्राफ दे दिया जाता है, कॉम्प्रीहेंसिव रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव पूछ लिया जाता है, उसमें ही एंटोनियम सिनोनियम्स हो जाते हैं, उसमें ही आपके इडियम फ्रेजेस निकाले जाते हैं, उसमें से ही फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड्स ढूंढ लिए जाते हैं। एरर डिटेक्शन आता है, और एरर डिटेक्शन भी काफ़ी हार्ड रहता है, ध्यान रखिएगा। झूठ नहीं, मैं किसी डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो जनरल अवेयरनेस आप लोग SSC के हिसाब से करें। अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, सिविक्स आती है, पॉलिटिक्स आती है, करंट अफेयर्स आते हैं, एनवायरनमेंट आता है, बेसिक साइंस आती है, डिफेंस आता है। डिफेंस जरूर करके चले जाना, आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स आता है। अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूँ, तो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आप बैंक की करके जाना। बैंक की अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, बैंक का बेस्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्योंकि यहाँ बैंक से ही पूछा जाता है। टाइम वर्क, डेसिमल फ्रैक्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और रेशियो तो फेवरेट रहता है इनका। सिंपल इंटरेस्ट, आपका टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बॉट और स्ट्रीम। अगर रीजनिंग की बात करूँ, यहाँ ये भी आपका जो होता है कैट की पूछी जाती है यहाँ पर रीजनिंग।
कैट जो एग्ज़ाम होता है आपके, जो कैट की, अगर आपके पास कोई भी कैट की अच्छी सी बुक हो तो उसको आप प्रिपरेशन में ला सकते हैं। कोई रीजनिंग की अच्छी बुक हो, ठीक है, वर्बल स्किल, स्पार्शलिटी, एबिलिटी, ये आपका पूछे तो स्टैंडर्ड आपका इस तरीके से रखा गया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो आपका मैथ्स आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, वो आपकी 12th के लेवल, मैट्रिकुलेशन के लेवल की आती है। वैसे तो आपकी 10th तक की आती है, पर लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं ना काफ़ी लेंदी होते हैं और मतलब कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, कंफ्यूज करने वाले, तो आप लोग बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए ये इसकी अपनी साइट है, अपनी इंडिया एयरफोर्स की, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही उम्दा अपनी साइट है। और ये जो नोटिफिकेशन आया है एफकेट का, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग, अगर आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स वायुसेना, जो भारतीय वायुसेना ज्वाइन करनी है, आप लोग इसके थ्रू जा सकते हैं, एफकेट के थ्रू। अब मैं अपना थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। देखिए ये इसका पूरा नोटिफिकेशन था, मैंने सब डिटेल में आपको बताया जितना ही बता सकता था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। अपना मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा, आपको अच्छा लगे तो आप अपना लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होता है ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया, तो बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो होता है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इंग्लिश आपको प्रिपेयर करनी है तो आप लोग इंग्लिश इस तरीके से प्रिपेयर करें, बैंक के एग्ज़ाम की तरह इंग्लिश प्रिपेयर करें। जो बैंक के एग्ज़ाम में होते हैं ना कैट के लेवल की ही इंग्लिश आएगी। कैट और बैंक का लगभग सेम ही एग्ज़ाम होता है, तो कैट के लेवल की आपकी इंग्लिश आएगी, कैट के लेवल की आपकी मैथ और रीजनिंग आएगी, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस आएगी वो आपकी एसएससी के लेवल की आएगी, ठीक है। और करंट तो आप लोग जरूर कोई भी मत छोड़ना, करंट जरूर कर जाना। अब सर इसकी तैयारी कैसे करें, किस तरीके से करनी चाहिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर होंगे आपके आसपास भी होंगे कि हम लोग आपको क्लियर करा देंगे। तो पहले आप कोई भी कोचिंग सेंटर अगर ज्वाइन करते हो तो मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि आप लोग वैसे तो इंडियन एफकेट निकालने के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज बहुत से होता है, तो आप कोई जेन्युइन वाले से ही आप लोग मतलब ज्वाइन करिए। अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, जेन्युइन जो आपका एक कोचिंग मास्टर है उससे, जेन्युइन टीचर से ही आप संपर्क करें जिसके वहाँ से ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुके हों। और जिनका सिलेक्शन हो चुका हो, जिसका अगर आपके आसपास कोई सिलेक्टेड है तो उससे मतलब अपना उसकी राय जरूर लें, क्योंकि बिकॉज ये बहुत मैटर करता है। और उससे कहें कि सर हमारी थोड़ी हेल्प करें, मेरे को ये मतलब वैकेंसी एफकेट में मैं जाना चाहता हूँ और मुझको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अपने काम के लिए दोस्तों झुकना पड़ता है, और ये तो आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर इसमें आपकी ये आप निकाल देते हो तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है। तो सैलरी के बारे में अभी मैं बताऊँगा, सैलरी इतनी है, आप लोग बहुत ही अच्छी सैलरी है इसमें, ठीक है। और बहुत रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, रिस्पेक्ट निकलती है, मतलब दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। तो आप लोग इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। वरना आप लोग, अगर आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सबसे बढ़िया है, आप लोग सेल्फ करना चाहते हैं तो 10 यूट्यूब चैनल मत देखिए इस तरीके से कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो, और बगल में रखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सिलेबस निकालो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, ठीक है। और साथ में ले लेना एक एसटी किसकी लेनी है, टेक्स्ट बुक की ले लो, सबसे सस्ती है टेक्स्ट बुक की, ठीक है। और आपकी टेक्स्ट बुक की तो आपकी जो साल का हैगा वो 350 में आता था पहले, ईयरली जो पास आता था। या फिर आप लोग अड्डा 247 है, अड्डा 247 एक करके ऐप है, जो बैंकर अड्डा की जो ऑफिशियल ऐप है, वो ऐप बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी ऐप है, ठीक है। उसको भी आप ले, उसमें फ्री के टेस्ट आते हैं, कोई आपको पैसे नहीं लगते, बस आपको कोई मोबाइल चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, अपना स्मार्टफोन चाहिए, और आपको उसमें प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा अड्डा 247, या टेक्स्ट बुक आप कर सकते हैं। इन दोनों में जाकर आप टेस्ट जरूर दे देना इसके, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे तो वहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा आपका टाइम कब गया और आपके क्वेश्चन कैसे छूट गए। तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, अपनी जो मतलब होता है ना, लिमिट बढ़ाने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए आपको इस चीज़ का, आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी एक्यूरेसी बनी रहनी चाहिए, और आपके जितने भी टेस्ट में मार्क्स बनने हैं आपके आपको मतलब आपका रिजल्ट दिखाने में काफ़ी मैटर करेंगे कि आप किस लेवल पर पहुँच चुके हैं। तो अपनी सेल्फ करना चाहते हैं इस तरीके से करिए। अब आप सबसे बड़ी बात, सर मेरे बहुत से बच्चे कहते हैं सर आई हैव नो मनी,
प्रिपरेशन करने के लिए पैसे नहीं है, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग, अगर आपके पास मतलब मनी प्रॉब्लम है, देखिए सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो आप लोग, मैं आपको बताऊँ, देखिए आप ऐसा तो कर सकते हैं ना, यूट्यूब से आप कई वीडियोस ऐसे देख सकते हैं। बहुत यूट्यूब इतना वास्ट चैनल है, जो ये इंटरनेट है इसका अच्छी तरीके से यूज़ हो सकता है, यूट्यूब का भी अच्छी तरीके से यूज़ हो सकता है। तो आप यूट्यूब से, अगर इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लो, जैसे सिलेबस रखो साथ में। अगर मान लीजिए मैं बच्चा हूँ, मैंने स्टार्ट करी है इसकी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन, मान लीजिए मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फंसा हुआ हूँ, मेरे को नहीं आता, तो मैं यूट्यूब में डालूंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, तो यहाँ पे मैं जिस भी तरीके से डालूंगा मेरे को 10 वीडियो मिल जाएंगी। मैं एक वीडियो अगर ढंग से देखता हूँ, मतलब एक वीडियो देखो अच्छी तरीके से, तो मेरे को कुछ ना कुछ समझ में तो आएगा ना, थोड़ा सा तो आएगा। ऐसे ऐसे करके मैं सेल्फ करके मैं अपने लॉजिक बना लूँगा। तो इस तरीके से मेरी प्रिपरेशन होती रहेगी। इस तरीके से आपको भी करना है। तो आप लोगों को इस तरीके से प्रिपरेशन करना है, हर एग्ज़ाम में, यही एग्ज़ाम नहीं। और साथ में सबसे बड़ी बात है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोगों को फ्री में इसकी बुक मिल जाएंगी। आप लोग टेलीग्राम में विजिट करो, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो, टेलीग्राम मोबाइल फ़ोन में डालो। आप लोग इंडियन एफकेट का कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बच्चे इतने हेल्पफुल होते हैं, वो आपको फ्री में नोट्स दे देंगे। फ्री में नोट्स मिल जाते हैं इंटरनेट के थ्रू, सब कुछ फ्री में मिल जाता है। आप लोग कोशिश करोगे सब मिल जाएगा फ्री में। टेलीग्राम में आपको कोई भी बुक मिल जाएगी। आपको ये कैट की बुक मिल जाती है, बहुत से अरुण शर्मा जी हैं सर की है, अरुण शर्मा सर की हैं, उनकी मैथ्स की बुक काफ़ी अच्छी है, लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आपको पेड मटेरियल भी आपको मिल जाते हैं, वहाँ पे पेड नोट्स भी मिल जाते हैं। पेड करने की ज़रूरत भी नहीं रहती, सब लोग अपना वहाँ पे डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हद से ज़्यादा डाउनलोड मत करो, वहाँ से एक एक टॉपिक डाउनलोड करके उन्हें पढ़ो, समझो और ख़ुद तैयारी करो, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो। वरना आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, बट लेकिन जैसे आपको कुछ चीज़ों के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे वो एग्ज़ाम है आपका पायलट का, तो उसके लिए आपको करना है। वरना टेक्निकल और जो ग्राउंड वाले हैं, जो टेक्निकल और ग्राउंड वाले बच्चे हैं, वो अपने आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। फ्लाइंग के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कोचिंग। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं भी जितना हो सकेगा फ्री में यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, जो भी मेरे से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड। और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए, चाहे आप किसी भी, आपकी एजुकेशन कितनी भी हो, यहाँ पर हर प्रकार के जॉब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, न्यूज़ मिलती रहेगी, और आपको बेरोजगार नहीं बैठना पड़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। इस तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।